स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिष्ठित विचारधारा में अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और उनके विचारों की चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्लासिकल कहा जाता है और इसका सामान्य अर्थ उस परंपरागत विचार साहित्य से है जो समय द्वारा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का अगर हम देखें तो ये अनकंडीशनल लॉस थे उस समय के, जिन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता था। अर्थशास्त्र में, इस विचारधारा में वे अर्थशास्त्री शामिल किए जाते हैं जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए। हालांकि अभी भी इस अर्थशास्त्र, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की परंपरा समाप्त नहीं हुई है और नयो क्लासिकल, नव प्रतिष्ठित के नाम से अभी भी यह परंपरा लोकप्रिय है। पुरानी प्रतिष्ठित विचारधारा के आचार्य एडम स्मिथ और नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रवर्तक मार्शल माने जाते हैं। यह विचारधारा ब्रिटेन में प्रारंभ हुई और इसके प्रारंभ की तिथि 1776 मानी जाती है, जब एडम स्मिथ ने अपना प्रमुख ग्रंथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा और प्रकाशित किया। तो अब हम एडम स्मिथ के जीवन चरित्र पर थोड़ा संक्षिप्त में विवेचन करें। एडम स्मिथ का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और 1751 से 1764 तक वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में नीति शास्त्र के आचार्य नियुक्त हुए और 1759 में उनका प्रथम ग्रंथ थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स प्रकाशित हुआ। 1762 में उन्हें ग्लासगो विश्वविद्यालय ने LLD की उपाधि प्रदान की। स्मिथ नीति शास्त्र के आचार्य थे और उनकी नीति शास्त्र की पुस्तक उस समय की प्रसिद्ध पुस्तक थी। यद्यपि आजकल उस पुस्तक का कोई विशेष महत्व नहीं है। अध्यापक की हैसियत से उन्होंने न केवल विज्ञान का विकास किया बल्कि संस्था के निर्माण और विद्यार्थियों की सहायता में योगदान दिया। स्मिथ अत्यंत मेहनती, उदार, अध्ययनशील व्यक्ति थे और विचारों में मग्न वे मीलों दूर चले जाते थे। दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, इतिहास, इनमें इनकी समान गति थी। डॉक्टर जॉनसन से इनके मतभेद थे और ह्यूम से इनकी मित्रता थी। अब हम संक्षिप्त परिचय उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मैक्स लर्नर ने राष्ट्रों की संपत्ति के आधुनिक संस्करण की भूमिका में लिखा है कि अन्य महान पुस्तकों के समान राष्ट्रों की संपत्ति केवल एक महान मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि एक युग का प्रतिबिंब है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के नरेश और कार्ल मार्क्स के पूंजी ग्रंथ से की जा सकती है। 1776 में जो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की प्रकाशित हुई, उस ग्रंथ को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में 11 अध्याय हैं और इसमें श्रम विभाजन पर 3 अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा, मूल्य, मजूरी, लाभ, लगान आदि संबंधी अध्याय हैं। द्वितीय खंड में
5 अध्याय हैं और इसमें पूंजी, स्टॉक, ब्याज आदि का वर्णन है। तृतीय खंड में 4 अध्याय हैं, उसमें संपत्ति, नगर, ग्राम, कृषि, उद्योग विकास, उद्योगों का कैसे विकास किया जाए इसका वर्णन है। चतुर्थ खंड में विदेशी व्यापार, बैंक, आयात निर्यात, करों आदि का वर्णन है और मुक्त व्यापार का समर्थन है। इस खंड में 9 अध्याय हैं। पंचम खंड में 3 अध्याय हैं और उसमें लोक, वित्त, करारोपण आदि का वर्णन है। एडम स्मिथ ने यह पुस्तक बहुत सरल और मनोरंजक शैली में लिखी है। जीट और रिस्त ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जेबी से ने इस पुस्तक को अव्यवस्थित बताया है। जीट तथा रिस्त ने पुस्तक का दूसरा गुण यह बताया है कि दूसरों के विचारों का इस प्रकार से वर्णन है कि ऐसा लगता है कि वह स्मिथ के मूल विचार हैं। इस ग्रंथ का अनुवाद संसार की सभी भाषाओं में हो चुका है। इस ग्रंथ की रोचकता के विषय में विद्वानों में भेद है। बहुत विवाद इस पुस्तक के बारे में हैं। कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन इसका जवाब, सर्वश्रेष्ठ उत्तर रॉबर्ट हेलबॉर्नर ने दिया है कि राष्ट्रों की संपत्ति कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। स्मिथ ने इसे एक युग के लिए लिखा है, विद्यार्थियों की कक्षा के लिए नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि एडम स्मिथ पर कुछ विद्वानों का, उनके विचारों का प्रभाव पड़ा, जिसमें प्रोफेसर फ्रांसिस हचेसन, उनका प्रभाव पड़ा, डेविड ह्यूम का प्रभाव पड़ा, डॉक्टर बर्नार्ड मैंडेविल ने का प्रभाव पड़ा, कैने और अन्य प्रकृतिवादियों का भी प्रभाव एडम स्मिथ के विचारों पर पड़ा। एडम स्मिथ पर बहुत से प्रभाव थे, परंतु मुख्य प्रभाव प्रोफेसर हचेसन के आशावाद, कैने के प्रकृतिवाद और स्वतंत्र व्यापार, मैंडेविल के व्यक्तिगत हित, विलियम पैटी और कैंटिलॉन के मूल्य सिद्धांत और ह्यूम की वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रभाव मुख्य थे। हेलब्रोनर ने यह आश्चर्य प्रकट किया है कि स्मिथ के युग में मनुष्य का आर्थिक जीवन अत्यंत गंदा, शोषण से पूर्ण तथा अभावग्रस्त था, परंतु इस विषमता को देखकर भी स्मिथ ने सुख और आशा की बात कैसे लिखी। खानों, जहाज़ों, खेतों में पुरुष, स्त्री और बच्चे पशु तुल्य जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार से उस जीवन को विवेकपूर्ण और सुखदायक नहीं कहा जा सकता। बेकारी थी उस युग में, भुखमरी थी। बच्चों के 12 से 14 घंटे कार्य को देखकर भी स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था को अच्छा बताया। यह एक प्रश्न, बहुत गहरा प्रश्न है, जिस पर कई आलोचकों ने एडम स्मिथ के विचारों और उनके मुक्त अर्थव्यवस्था, स्वचालित अर्थव्यवस्था, इनका विरोध किया है। बच्चों, एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। हालांकि कुछ विचारकों का यह भी कहना है कि कैंटिलोन वह व्यक्ति थे जिन्होंने बिखरे हुए आर्थिक विचारों को इकट्ठा करके सबसे पहले उन्होंने इकट्ठा करके एक नया शास्त्र बनाया, अर्थशास्त्र। क्योंकि बच्चों, पहले अर्थशास्त्र एक नया विषय नहीं था। ज़्यादातर जो विचार थे वो राजनीति शास्त्र में जो आर्थिक विचार थे, राजाओं को जो उनके मंत्री आर्थिक सलाहें देते थे, वो ही उसमें मिलते थे आर्थिक विचार। तो अब जनक हम किसे कहेंगे? जो उन विचारों को उनमें से निकाल के इकट्ठा करके और अलग शास्त्र बनाए, अलग विषय बनाए, उसे हम जनक कहेंगे। तो कई लोगों का ये कहना है, कई विचारकों का ये कहना है कि कैंटिलोन वह प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन
दुर्भाग्य माने कि कैंटिलोन के विचार प्रकाशित नहीं हो सके। एडम स्मिथ ने सबसे पहले इन आर्थिक विचारों को, जो बिखरे बिखरे थे, उनको इकट्ठा करके और एक अलग शास्त्र के रूप में प्रकाशित किया। इसलिए एडम स्मिथ को ही हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो एक मनोरंजक और विवादग्रस्त प्रश्न है और इतिहासकारों में भी इस प्रश्न को लेकर काफ़ी मतभेद है। जैसे जीड और इस ने परस्पर विरोधी बातें लिखी हैं। प्रकृतिवाद की भूमिका में जीड लिखते हैं, कहने और उनके अनुयायियों को अर्थशास्त्र का वास्तविक संस्थापक माना जाना चाहिए। आगे एडम स्मिथ का परिचय देने के लिए रिस्ट लिखता है, प्रकृतिवादियों की मौलिकता एवं विचार शक्ति के बावजूद उनको इस विज्ञान का अग्रदूत ही कहा जा सकता है। यह अब सर्वसम्मति से निश्चित हो चुका है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के सच्चे संस्थापक हैं। टेलर ने स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह और रिकॉर्डो को अर्थशास्त्र का जनक कहा है। अलेक्जेंडर ग्रे लिखते हैं कि एडम स्मिथ न तो अर्थशास्त्र के संस्थापक थे और न उन्होंने इस विज्ञान की खोज की थी। वे इतना करने में इस कारण सफल हुए थे क्योंकि उनके पूर्व काफ़ी कुछ किया जा चुका था। ग्रे ने राष्ट्रों की संपत्ति नाम के ग्रंथ को भी अस्त व्यस्त और त्रुटियों से भरा बताया और उसमें कहा कि इनमें कई भ्रम हैं और कई विरोधाभास हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का संस्थापक कहा जा सकता है या नहीं। विलियम पैटी, कैंटिलोन, कैने, स्टुअर्ट जैसे अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक सुसंगठित विज्ञान का रूप देने की कोशिश की, लेकिन सबसे पूर्व एडम स्मिथ ने ही इसके प्रकाशन और इसको वैज्ञानिक रूप देने का कार्य किया। निश्चित ही इसके पूर्व सिद्धांतों की रचना तो हो गई थी, परंतु प्रश्न सिद्धांतों का नहीं अर्थशास्त्र का है। यत्र तत्र बिखरे हुए विचारों और उनको एक सूत्र में व्यवस्था के अंतर्गत रख देना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं था और इस कारण यह व्यवस्था आगे चलकर स्टुअर्ट मिल ने, बाद में मार्शल ने की, परंतु अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने में पहला श्रेय एडम स्मिथ को ही जाता है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का संस्थापक हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक शुद्ध विज्ञान का रूप प्रदान किया। दूसरा, उन्होंने परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय किया। तीसरा, स्मिथ ने अधिकांश आधुनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। आधुनिक सिद्धांतों का मूल हम उनके ग्रंथों में ही पाते हैं। चौथा, स्मिथ समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों के भी जनक थे। मूल्य का श्रम सिद्धांत सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था। और पांचवा, स्मिथ का प्रभाव अत्यंत व्यापक था, न केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बल्कि बाद में अधिकांश अर्थशास्त्री स्मिथ के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। उनके विरोधी भी उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। अब स्मिथ के विचारों पर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। स्मिथ के विचार, सबसे पहला सहजवाद और आशावाद। स्मिथ का कथन है कि आर्थिक संस्थाएं एवं व्यवस्थाएं किसी मानव की योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से सहज ही उनका विकास हुआ है। इस सहज विकास के साथ ही वे सब समाज के लिए लाभप्रद हैं और यह आशावाद का तत्व है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में ही नहीं 18वीं शताब्दी में सभी सिद्धांत क्षेत्रों में यह मान्यता व्याप्त थी कि जो कुछ सहज है वह कल्याणप्रद भी है। और स्मिथ के सिद्धांत पर और उनके ग्रंथ में स्मिथ के इन विचारों का हमें ये विचार उनके परिलक्षित होते हैं। दूसरा जो उनका विचार है वह है श्रम विभाजन का विचार। और उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन किसी मानव बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है जिसने इससे समाज में धन के बढ़ने की कल्पना की हो। यह तो मानव प्रकृति की एक प्रेरणा का अनिवार्य परिणाम है जो कि अत्यंत मंद गति से कार्य करता है। वह प्रेरणा है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय एवं परिवर्तन करना। इस प्रकार विनिमय आत्महित के लिए होता है और उससे श्रम का विभाजन की व्यवस्था बनती है।
जो कि समाज के लिए हितकर है। अब तीसरा जो उनका विचार है वह है जो हम श्रम विभाजन, दूसरा जो विचार हम देख रहे थे श्रम विभाजन का, तो एडम स्मिथ का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है और पुस्तक के प्रारंभ में ही उन्होंने इस चीज़ का विवेचन किया है। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार को धन का स्रोत मानते थे और समृद्धि का आधार मानते थे। यह कीन्स ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही श्रम विभाजन की चर्चा की है। यह क्रांतिकारी विचार था कि धन का प्रधान उत्पादक भूमि को नहीं श्रम को माना गया। श्रम अधिक कुशल अर्थात उत्पादक हो सके, इसके लिए समाज में श्रम विभाजन का सहज रूप से विकास हुआ है। पूरे समाज में श्रम का विभाजन उन्होंने बताया कि दूर दूर तक फैला हुआ है। किसी भी छोटे से छोटे कर्मचारी के औजारों को बनाने के लिए अनेक प्रकार के श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जहाज और जटिल यंत्रों, यहाँ तक कि करघों की बात तो बड़ी चीज़ है। भेड़ के ऊन काटने की कैंची को ही देखा जाए तो पता चलता है कि उसको बनाने में कितने व्यक्तियों का योगदान है। और स्मिथ ने इस प्रकार श्रम विभाजन का उन्होंने बताया कि पूरे समाज में ही नहीं बल्कि किसी भी उत्पादन करने वाली इकाई में श्रम विभाजन पाया जाता है। और इसका हालांकि कई आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि श्रम विभाजन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में और किसी भी क्षेत्र में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है मूल्य का सिद्धांत। प्रकृतिवादियों के समान स्मिथ ने भी दो प्रकार के मूल्य स्वीकार किए थे, एक तो उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य को तो आजकल उपयोगिता कहा जाता है। पानी तथा हवा में भी इस प्रकार का मूल्य पाया जाता है। दूसरा विनिमय मूल्य वह प्रथम से भिन्न है। स्मिथ ने कहा कि वे वस्तुएं जिनमें बहुत उपयोग मूल्य होता है बहुधा उनमें उनका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। इसके विपरीत बहुत विनिमय मूल्य रखने वाली वस्तुएं जैसे हीरे में बहुत कम उपयोग मूल्य होता है। विनिमय मूल्य ही आर्थिक मूल्य है और इसकी परिभाषा उन्होंने ऐसे दी है कि अन्य वस्तुओं को खरीदने की शक्ति ही विनिमय मूल्य है। उनका प्रारंभिक मूल्य का सिद्धांत श्रम पर आधारित है और इसलिए उनके मूल्य के सिद्धांत को हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं, जिसे संशोधित करके कार्ल मार्क्स ने भी स्वीकार किया है। विनिमय मूल्य ही कीमत है और ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो नेचुरल प्राइस और दूसरा मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार से मूल्य के संबंध में उनके विचार थे। लागत के विषय में स्मिथ के विचार बहुत स्पष्ट नहीं थे। एक स्थान पर वे लागत में श्रम को महत्व देते हैं और दूसरे स्थान पर उन्होंने मूल्य को मजदूरी, लगान, लाभ आदि तीनों का योग बताया है। नेक्स्ट जो उनका सिद्धांत है वह है वितरण का सिद्धांत। मूल्य के सिद्धांत के साथ ही स्मिथ के वितरण के सिद्धांत को भी बहुत महत्व मिला। स्मिथ के अनुसार समाज के विकास के प्रारंभिक काल में श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन था, यानी उत्पादन पर एकमात्र श्रम का ही अधिकार था। समाज के विकास के साथ ही दो नवीन तत्व उत्पादन में शामिल हुए। एक व्यक्तिगत भूमि जिसके स्वामी को उत्पादन का एक भाग लगान के रूप में मिलता था और दूसरा पूंजी जिसका स्वामी लाभ और ब्याज का अधिकारी होता था। और इस समय ही वितरण की समस्याएं उत्पन्न हुई। वितरण के संबंध में स्मिथ के विचार बहुत स्पष्ट नहीं है और अधिकांश विचारों को प्रकृतिवादियों और अन्य लेखकों से ही उन्होंने प्राप्त किया है। खास तौर से वह कैंटिलॉन का काफ़ी प्रभाव स्मिथ पर दिखाई पड़ता है, परंतु स्मिथ ने जो भी विचार व्यक्त किए उन्होंने वितरण के सिद्धांतों के आगे विकास करने में बहुत सहायता प्रदान की। नेक्स्ट जो उनका विचार है वह है राजस्व। स्मिथ ने शासन की आय के दो स्रोत माने हैं, एक तो शासन की संपत्ति, भूमि तथा पूंजी के द्वारा होने वाली आय, और दूसरा कर। उन्होंने करारोपण के 4 सिद्धांत बताए जाते हैं जो आज भी पब्लिक फाइनेंस में आधारभूत करारोपण के सिद्धांतों के रूप में पढ़े जाते हैं और आज भी
वो सिद्धांत जस्टिफाइड हैं। यह सिद्धांत समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्यता। तब से इन सिद्धांतों के साथ अन्य कई सिद्धांत जुड़ गए हैं, परंतु स्मिथ के 4 सिद्धांत अभी भी प्रचलित हैं। काफ़ी समय पूर्व वणिकवादियों ने भी कर के सिद्धांत बताए थे। उदाहरण के लिए जस्टी ने इनका वर्णन किया था। एडम फर्गुसन ने भी करारोपण के सिद्धांतों का वर्णन किया है। और स्मिथ के ने जब करारोपण का वर्णन किया तो उन्होंने लेसेट फेयर के सिद्धांत को भी कुछ शिथिल कर दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जो भूस्वामी अपनी भूमि पर खेती करते हैं उन पर कम कर लगना चाहिए और जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं उन पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार दिया। नेक्स्ट है मुक्त अर्थव्यवस्था। स्मिथ के सहजवाद एवं आशावाद का सीधा निष्कर्ष यही था कि आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था मुक्त हो तो उसका जो रूप बनता है वह संपूर्ण समाज के हित में होता है। यह प्रकृतिवादी सिद्धांत स्मिथ ने पूरी तरह अपना लिया था और इस विषय में उनमें कोई दुराग्रह और कट्टरता नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति न्याय के नियमों का उल्लंघन न करे और अपने हित का पालन करने की उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने श्रम तथा पूंजी को अन्य व्यक्तियों की से स्पर्धा में लगा सके, अर्थात वे आंतरिक मामलों में मुक्त अर्थव्यवस्था एवं स्पर्धा के पक्षपाती थे। उनकी राय में शासन को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए, देश में न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए और समाज के हित में कार्य करने चाहिए। जो सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, आर्थिक क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, वहाँ पर क्रांतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। 2 देशों में विदेशी व्यापार किसी कारण से होता है और इस विषय में एडम स्मिथ ने बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के नाम से प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम इसे विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और रिकार्डो के द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट का आधार इसी सिद्धांत को बताया जा सकता है। और उन्होंने ये बताया कि 2 देशों में किसी वस्तु के व्यापार का आधार उनके उत्पादन लागतों में भिन्नता है और यह भिन्नता प्राकृतिक या मानवीय कारकों से हो सकती है। परिणाम यह होता है कि एक देश मुक्त व्यापार की दशा में उस वस्तु को उस देश से खरीदता है जहाँ पर वह सस्ती मिलती है और उस वस्तु का निर्माण अपने देश में करता है जहाँ पर उत्पादन करना उसे सस्ता होता है। यानी उस देश से मंगाता है जो अपने देश में उत्पादित करना महंगा होता है और जिसको उत्पादन करना अपने यहाँ पर सस्ता पड़ता है, दूसरे देश की तुलना में उस वस्तु का उत्पादन अपने यहाँ पर करता है। रिकार्डो ने आगे सिद्ध किया कि यह सिद्धांत दोषपूर्ण है, परंतु रिकार्डो का सिद्धांत एडम स्मिथ के सिद्धांत के आधार पर ही आगे विकसित हुआ। नेक्स्ट है मुक्त विदेशी व्यापार। मुक्त अर्थव्यवस्था न केवल आंतरिक मामलों में होनी चाहिए एडम स्मिथ के अनुसार, बल्कि विदेशी व्यापार को भी मुक्त होना चाहिए। वणिकवादी योजनाबद्ध विदेशी व्यापार के पक्ष में थे। प्रकृतिवादियों ने विदेशी व्यापार को महत्व ही नहीं दिया, यद्यपि वे मुक्त व्यापार के पक्ष में थे। स्मिथ ने मुक्त व्यापार को अपना सिद्धांत बनाया और किसी भी प्रकार के नियंत्रण और संरक्षण का उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है आत्महित व अर्थव्यवस्था का विकास। आत्महित का सिद्धांत एडम स्मिथ का मूल दर्शन है। उन्होंने ये बताया कि आत्महित में किसी भी प्रकार की बाधा यदि उत्पन्न नहीं की जाती तो समाज में धन की वृद्धि होती है। उनका ये विचार था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जबकि किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप न व्यक्ति की ज़िंदगी में न समाज की ज़िंदगी में किया जाए। मनुष्य अपने हित को सबसे बेहतर समझता है और उससे प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। वह अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, परंतु इस कार्य को नियंत्रित करने वाली एक अन्य शक्ति और स्पर्धा हो सकती है, परंतु यदि यह न हो तो पूरा समाज देखा जाए तो स्पर्धा होनी चाहिए, वह इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। इसी के कारण, उस स्पर्धा के कारण ही वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं हो पाता और वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाती है और इसके साथ ही समाज में सभी वर्गों की आमदनी भी नियंत्रित रहती है।
यह सामान्य साम्यता की एडम स्मिथ का सिद्धांत है। विकास का इसी प्रकार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने बताया कि आत्महित के प्रेरक से संचालित मुक्त अर्थव्यवस्था स्वयं उत्तरोत्तर विकसित होती जाती है। एडम स्मिथ के अन्य विचारों पर यदि हम चर्चा करें तो स्मिथ ने अर्थशास्त्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला है। उन जैसे जनसंख्या, स्मिथ ने ही माल्थस को जनसंख्या के सिद्धांत की प्रेरणा दी और स्मिथ ने यह बताया कि पशुओं के समान मनुष्य जीवन के साधनों के अनुपात में बढ़ते हैं, अतः भोजन की सदैव मांग बनी रहती है। उन्होंने ये बताया कि खाद्य बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जबकि माल्थस ने इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दिया। आगे हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक जो अन्य महत्वपूर्ण विचार जो स्मिथ का था वह रोजगार के संबंध में था। स्मिथ ने हालांकि रोजगार के संबंध में कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया है, परंतु उनका विश्वास था कि रोजगार, उद्योग और पूंजी में घनिष्ठ संबंध हैं। और उन्होंने ये बताया कि किसी देश के श्रम और भूमि के वार्षिक उत्पादन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उत्पादक श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए या श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि उद्योगों का विस्तार करने के लिए पूंजी आवश्यक है, बिना पूंजी के उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता, अतः रोजगार का बढ़ना भी बिना पूंजी के संभव नहीं है। अब अंत में यदि हम एडम स्मिथ के विचारों का मूल्यांकन करें तो हम निम्न विचार कर सकते हैं कि एडम स्मिथ ने तत्कालिक बिखरे हुए आर्थिक सिद्धांतों को इकट्ठा किया और अर्थशास्त्र को एक सुसंगठित विज्ञान का रूप दिया। स्मिथ के विषय में शुम्पीटर का कहना था कि यद्यपि उनका कोई विचार मौलिक नहीं था, परंतु सभी सिद्धांत का जो मूल है उनके ग्रंथ में पाया जाता है। अनेक आधुनिक सिद्धांतों को उन्होंने ही प्रारंभ किया, जैसे रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत, मिल का मजदूरी सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत आदि। इसी प्रकार स्मिथ के विचारों पर मार्क्स ने भी अपने सिद्धांत बनाए और एक अर्थ में वे समाजवाद के जन्मदाता स्मिथ थे। मुक्त अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जा सकता है। मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्ष में उनके तर्क अभी तक लोकप्रिय हैं। स्मिथ के विचार उनके जीवन में लोकप्रिय हो गए थे और उस ग्रंथ के उनके जीवन काल में ही 5 संस्करण हो गए थे। विदेशी भाषाओं में भी उनके अनुवाद निकले और पिट जैसे नेता भी उस मत में सहमत हुए। तो बाद के सभी अर्थशास्त्रियों के लिए भी उनका ग्रंथ अनिवार्य पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रचलित था। स्मिथ के मूल्यांकन में डेफिनेटली हम कुछ दुर्बलताओं की भी चर्चा करेंगे। तो उनके ग्रंथ में परस्पर विरोधी सिद्धांतों का बाहुल्य था। स्मिथ का अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र और दर्शन के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। उनका ग्रंथ अस्त व्यस्त ढंग से लिखा गया है। स्मिथ के मूल सिद्धांत यह है कि सहज ही शिव है, परंतु यह सिद्धांत अत्यंत संदिग्ध है। स्मिथ ने अर्थशास्त्र को केवल व्यवस्थित रूप दिया है, उन्होंने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जो कि पहले से ज्ञात नहीं हो। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के जनक डेफिनेटली एडम स्मिथ ही थे। और आगे जितनी भी आर्थिक विचार और अर्थशास्त्र की जितनी भी ब्रांचेस का विकास हुआ है, डेफिनेटली एडम स्मिथ ने उसकी नींव रखी थी। थैंक यू वेरी मच।